गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संधि। आज हम संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं संधि टॉपिक को इतनी इजी ट्रिक के साथ बताने वाला हूं कि आपका संधि में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आप संधि को कभी नहीं भूलेंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल। यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। जब दो ध्वनि या जो वर्ण मिलते हैं, अगर कोई उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता तो मात्र एक संयोग होगा, वो संधि नहीं होगी। उसमें परिवर्तन आना जरूरी है। परिवर्तन आने पर ही हम उसे संधि कहेंगे। तो क्या समझे कि दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। संधि का हम संधि विच्छेद करते हैं। सम प्लस धी बराबर संधि। यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले संधि का तो हम संधि विच्छेद कर ही ले। तो सम प्लस धी यानी संधि। संधि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जिसमें स्वर और स्वर का मेल होता है, जिसमें दोनों तरफ स्वर मिलते हैं, वो होती है स्वर संधि। जिसमें एक तरफ स्वर हो, दूसरी तरफ व्यंजन हो या दोनों तरफ ही व्यंजन हो, वो होती है व्यंजन संधि। और अगर विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आ जाए तब वो होती है विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद में स्वर व व्यंजन आने पर होती है विसर्ग संधि। सारे जानते हैं कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वर संधि से। यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। यानी दोनों तरफ स्वर आने चाहिए। दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार है वही स्वर संधि कहलाता है। यानी दोनों तरफ स्वर ही आना चाहिए, वो होती है स्वर संधि। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। अब हम स्वर संधि के 5 भागों की बात कर लेते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। देखो नाम में ही क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है। तो दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान स्वर मिलते हैं और दीर्घ हो जाते हैं वो कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। नाम से ही स्पष्ट है। अब कौन से समान स्वर मिलते हैं देख लो, मैं बता देता हूँ। जिसमें ए और ए दोनों समान हैं तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। ए और आ मिल जाए तो भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ और ए मिल जाए तो भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यानी चाहे ए मिले, चाहे ए आ मिले, चाहे आ ए मिले, वो हमेशा दीर्घ हो जाएंगे। हमेशा आएगा क्या? आ ही आएगा। ए आ की बात हो गई। अब ई और ई की बात कर लेते हैं। ई और ई मिलती है। जब ई और ई मिलती है तो बड़ी ई हो जाती है। बड़ी ई और छोटी ई मिलती है तब भी बड़ी ई हो जाती है। जब दोनों तरफ बड़ी ई हो, वो दोनों मिलती है फिर भी बड़ी ई हो जाती है। यानी दोनों ई किसी भी प्रकार से मिले वो हमेशा बड़ी ही बन जाती है, वह दीर्घ भी बन जाती है। इसी प्रकार ऊ की बात कर लेते हैं। छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिलेगा तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा और बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिलेगा तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर कौन से होते हैं? ए और आ मिलेंगे, ई और ई मिलेंगे, ऊ और ऊ मिलेंगे और इनमें हमेशा दीर्घ स्वर आ जाएगा। यानी ए मिलकर तो आ हो जाएंगे, ई मिलकर बड़ी ई आएगी और ऊ मिलकर बड़ा ऊ आ जाएगा। ये था दीर्घ स्वर संधि। अब इसको आप एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। वैसे तो ये इजी था। दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्रा आती है। यानी ए आ से बड़ी मात्रा आ की है तो आ आएगा। ई से बड़ी मात्रा बड़ी ई की है। ऊ से बड़ी ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा है। तो जो बड़ी मात्रा है वो आएगी दीर्घ स्वर संधि में।
तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, इसमें बड़ी मात्रा आती है या दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। देखो विद्या प्लस अर्थी, विद्या में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, आगे ए है, तो किसमें बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो विद्या प्लस अर्थी हो जाता है विद्यार्थी। रजनी प्लस ईस, ईस में देखो बड़ी ई आएगी हमेशा, तो रजनी प्लस ईस मिलकर क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। वधु प्लस उत्सव, अगर वधु अकेला है तभी वधु में धु बड़ा ही आता है। शब्द शुद्धि के लिए याद रखना, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव यानी बड़ा ऊ ही आएगा। भू प्लस ऊर्जा, देखो ऊर्जा में भी ऊ बड़ा ही आता है। शब्द शुद्धि के लिए याद रखना, भू प्लस ऊर्जा मिलकर क्या हो जाता है, भूर्जा हो जाता है। इन शब्दों को आप याद रखना, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, रजनी प्लस ईश रजनीश, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अभयारण्य, इसमें आधा भय नहीं आता है, वो अशुद्ध होता है शब्द अभयारण्य। क्या बनता है इसमें, अभय प्लस अरण्य, ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो अभय प्लस अरण्य हो जाता है अभयारण्य। अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाता है, अभय प्लस अरण्य हो जाता है अभयारण्य। अंत्याक्षरी, देखो अंत्य प्लस अक्षरी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी हो जाएगा। अंताक्षरी जो शब्द होता है वो अशुद्ध होता है, अंत्य प्लस अक्षरी क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और ए मिलकर आ बनते हैं, तो अंत्य प्लस अक्षरी बन जाएगा अंत्याक्षरी। कुछ शब्द और देखो, देखो मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली क्या बन जाएगा, मुक्तावली बन जाएगा, या मुक्ता प्लस आवली भी दोनों ही सही है। मुक्ता प्लस अवली भी सही है इसका संधि विच्छेद, और मुक्ता प्लस आवली भी सही है, दोनों ही सही है, याद रखना। मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली मुक्तावली, और मुक्ता प्लस आवली भी मुक्तावली ही होता है, अवली में ली बड़ी आती है। ये देखो मुक्त प्लस आकाश क्या हो जाता है, मुक्ताकाश हो जाता है। मुक्त प्लस आकाश क्या हो जाता है, मुक्ताकाश हो जाता है। मुक्ता प्लस आगार, मुक्ता प्लस आगार क्या हो जाता है, मुक्तागार हो जाता है। मुक्ता प्लस आगार क्या हो जाता है, मुक्तागार हो जाता है। मुक्त प्लस आत्मा, मुक्तात्मा हो जाती है। देखो मुक्त प्लस आत्मा क्या हो जाती है, मुक्त आत्मा हो जाती है। यानी दीर्घ स्वर संधि क्या है, जिसमें दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सीधी सी बात, इसमें बड़ी मात्रा आती है। कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। इसमें आपको देखना, ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि है। इसमें या तो आ की मात्रा दिख रही हो, विद्या, रजन, विद्या, अभया, अंत्या, आ की ध्वनि आ रही है, तो आप देखना यह दीर्घ स्वर आ रहा है तो दीर्घ स्वर संधि है, या ई की मात्रा आएगी, रजनी, रजनी, और या ऊ की आएगी, वधु, भूर्जा। तब आपको आ की दिखे या ई की दिखे या ऊ की ध्वनि दिखे, वहाँ आप देखना कि दीर्घ स्वर संधि हो सकती है, उसमें बड़ी मात्रा आती है। सीधी सी ट्रिक है। अब एक नोट याद रखना आप, जैसे एक होता है सवर्णहार, सवर्ण प्लस हार मिलकर सवर्णहार बनता है, ये एकमात्र संयोग है, इसमें कोई संधि नहीं है। रजत प्लस हार ये भी एक संयोग है, पुष्प प्लस हार ये भी एक संयोग है, इनमें कोई संधि नहीं है। ऐसे नहीं होता रजता हार नहीं होता है, ये एक मात्र संयोग है। सवर्णहार, रजतहार, पुष्पहार मात्र एक संयोग है, इनमें कोई संधि नहीं है। संधि वही होगी जिसमें कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सब समझ चुके होंगे कि दीर्घ स्वर संधि कितनी इजी है, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। आगे चलते हैं। कुछ उदाहरण एक दो और देख लो, अच्छे उदाहरण है, शब्द शुद्धि के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। देखो सौभाग्य में यह है, यह प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ऊपर दो मात्रा है। सौभाग्य में कितनी मात्रा थी, दो। सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी, दीर्घ स्वर संधि है तो क्या हो जाएगा, सौभाग्याकांक्षिणी हो जाएगा। यह के आगे या आएगा, देखो ए और आ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। सौभाग्यकांक्षिणी नहीं होता है, सौभाग्याकांक्षिणी होता है। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, याद रखना। सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, सौभाग्याकांक्षिणी हो जाता है। ये देखो सप्ताह है, सप्ताह क्या होता है, सप्त प्लस अहन होता है। सप्त प्लस अहन, तय और ए मिलकर क्या बनते हैं, आ बन जाता है, तो सप्ताह बनता है, इसमें न का लोप हो जाता है। ये देखो अपराहन, अपराहन को देखो अपर प्लस अहन, अपराहन, इसमें क्या होता है, अपर प्लस अहन भी क्या बनता है, अपराहन बनता है। इसमें देखो जो हन है और न दिया हुआ है ये उल्टा हो जाता है, ये जो न है वो तो
जब आपसे स्वर शब्द शुद्धि पूछा जाएगा उसमें अपराहन दिया हुआ आएगा, क्या आएगा, अपराहन। ये न पहले आएगा, आपको देखना है कि है पहले आता है। क्यों पहले आता है? क्योंकि आपने संधि सीखी है। क्योंकि संधि क्या होती है, अपर प्लस अहन होती है, तो अपराहन आता है, अपराहन आ जाएगा। पूर्व प्लस अहन होता है, इसलिए पूर्वाहन आ जाएगा। इन तीनों में देखना, सप्ताह है, सप्त प्लस अहन, अपर प्लस अहन अपराहन, पूर्व प्लस अहन पूर्वाहन। यहाँ देखो सप्ताह है, अपराहन, पूर्वाहन में स्वर संधि प्लस व्यंजन संधि दोनों हैं, क्योंकि इसमें न का लोप भी हो रहा है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। सप्ताह है, अपराहन, पूर्वाहन किस प्रकार लिखा जाता है, शब्द शुद्धि का था, इसलिए मैंने इसे दोबारा बताया है। अब देखो दो और वर्ड और हैं, एक सुशासन है, एक कुशासन है। कु प्लस शासन क्या होता है, कु उपसर्ग है, इसमें सु उपसर्ग है। कुशासन, सुशासन ये उपसर्ग वाला शब्द है, इसमें कोई संधि नहीं है। लेकिन ये संधि कब होती है, देखो कुशासन में अगर मिले कुश प्लस आसन, देखो ए और आ मिलकर आ हो जाएंगे, कुश प्लस आसन मिलेगा तो कुशासन हो जाएगा। ये संधि से बना शब्द है और ये दीर्घ स्वर संधि है। इसमें क्या होता है, कुशासन का अर्थ होता है घास की सीट, क्योंकि कुश यानी क्या होता है, कुश यानी होता है घास। तो कुशासन में वैसे तो कु उपसर्ग होता है, लेकिन जब ये घास की सीट के संदर्भ में लिया जाए तो कुशासन में दीर्घ स्वर संधि होती है। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, दीर्घ स्वर संधि में आप रखना, इसमें दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, यानी इसमें बड़ी मात्रा लगती है। इसी के साथ स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि टॉपिक कंप्लीट। आगे चलते हैं। दूसरा स्वर संधि का भाग है गुण संधि। गुण संधि बड़ी ही इजी है। अब देखो यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद ई आए या ऊ आए या री आए, यानी या तो ई आए चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, या ऊ आए चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, या री आए, तब दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे। अगर ई आएगी वो तो ए में बदल जाएगी, जो ऊ आएगा वो ओ में बदल जाएगा, अगर री आई तो वो अर में बदल जाती है। यहाँ ए लिखा गया है, ये अर है, अर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। देख लो आप कैसे बदलते हैं। देखो ए और ई मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। ए और बड़ी ई मिलकर भी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। आ और ई मिलकर भी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। आ और बड़े ई मिलकर भी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। यानी ए आ के बाद अगर ई आ जाए, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, वो मिलकर ए हो जाएगा। अब देखो ए के बाद अगर ऊ आ जाए, चाहे आ के बाद ऊ आ जाए, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, वो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। अब देखो ए के बाद में री आ जाए तो वो किस में बदल जाती है, अर में बदल जाती है। आ के बाद में री आए वो भी अर में बदल जाती है। तीन ही बात थी और कोई इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दीर्घ स्वर संधि में तो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो रहे थे, इसमें क्या है, ए आ के बाद ई आए या ऊ आए या री आए तो किस में बदल जाएगा, ए के बाद में ई आएगी वो तो ए में बदल जाएगी, ऊ आएगा वो ओ में बदल जाएगा, री आएगी वो अर में बदल जाएगी। अब उदाहरण देख लो आप, देखो कण्व प्लस ऋषि, ए और री मिल रही है तो कण्व प्लस ऋषि क्या बन जाएगा, ये कण्वर्षि बन जाएगा, कण्वर्षि बन जाएगा। महा प्लस ऋषि क्या बन जाता है, महर्षि बन जाता है। ये री वाले ऑप्शन आप याद रख लेना किस प्रकार जुड़ते हैं। कण्व प्लस ऋषि हो जाता है कण्वर्षि, महा प्लस ऋषि हो जाता है महर्षि। अब गुण संधि को आप एक ट्रिक के साथ याद रखो, जैसे हमने दीर्घ को याद रखी थी ना, उसमें बड़ी मात्रा आती है, तो गुण संधि की ट्रिक क्या है, इसमें एक मात्रा आती है, यानी ऊपर जो शब्द में आएगा उसके जो ऊपर मात्रा लगती है वो एक ही मात्रा आएगी, इसमें कोई बीच में से नहीं है, ऊपर मात्रा लगनी अनिवार्य है और ऊपर जो मात्रा लगेगी वो एक ही मात्रा लगेगी। इसे आप मेरे नाम से याद रख लेना, गुण संधि गैसे गजेंद्र। देखो गजेंद्र में ऊपर एक ही मात्रा जय पर लग रही है, इसलिए गजेंद्र में क्या है, गुण संधि है। एक देख लो महोत्सव, महोत्सव में भी ऊपर क्या है, एक ही मात्रा है, ओ की मात्रा है, यानी ए और ओ की मात्रा आती है, यानी एक ही मात्रा आएगी तो वो होती है गुण संधि। गुण संधि में एक मात्रा आती है। अब देखो गज प्लस इंद्र, ए और ई मिलकर क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश मिलकर क्या हो जाता है, रमेश हो जाता है। यथा प्लस इष्ट मिलकर यथेष्ट हो जाता है, यथा प्लस इष्ट मिलकर क्या हो जाता है, यथेष्ट हो जाता है। अब देखो ऊ वाला देख लेते हैं, जल प्लस ऊर्मी, ऊर्मी में ध्यान देना, ऊर्मी में ऊ बड़ा आता है, शब्द शुद्धि के लिए याद रखना। जल प्लस ऊर्मी मिलकर जलोर्मी हो जाता है, जल प्लस ऊर्मी मिलते हैं तो ए और ऊ मिलेगा तो ओ की ध्वनि आएगी तो जलोर्मी हो जाएगा। महाफलत उत्सव क्या बनता है, महोत्सव बनता है। यानी आप समझ चुके होंगे, इसमें गुण संधि में एक मात्रा वाला आएगा जैसे गजेंद्र या महोत्सव, और इसमें ई मिलेगी तो ए हो जाएगा, ऊ मिलेगा तो
ओ हो जाएगा। अब देखो री मिलेगा तो अर हो जाएगा। वो कौन से उदाहरण है, कुछ हमने किए थे ऊपर, अब कुछ दोबारा कर लेते हैं। सप्त प्लस ऋषि क्या हो जाता है, सप्तर्षि हो जाता है। महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ये शब्द याद रखना, ये भूल जाते हैं हम। ग्रीष्म प्लस ऋतु हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, यानी ये तय के ऊपर रह चला जाएगा। इसी प्रकार शीत प्लस ऋतु हो जाता है शीत ऋतु, तु के ऊपर रह लगेगा। इसी प्रकार वर्षा प्लस ऋतु भी हो जाता है वर्ष ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु हो जाता है वर्ष ऋतु। और राज प्लस ऋषि होता है राजर्षि, राजा प्लस ऋषि नहीं होता है, ये राज प्लस ऋषि होता है राजर्षि। अच्छे से याद रह जाएंगे री वाले, मैंने बहुत सारे उदाहरण किए हैं री वाले। देखो सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, और शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, और राज प्लस ऋषि राजर्षि। ये तो है जो री आ जाए अगर ए आ के बाद वो अर हो जाता है। बाकी दो उदाहरण और हैं, वो हैं गजेंद्र और महोत्सव, यानी गुण संधि में एक मात्रा लगती है। हम दो संधि पढ़ चुके हैं, एक तो दीर्घ स्वर संधि जिसमें समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी उसमें बड़ी मात्रा आती है, और गुण संधि जिसमें ऊपर एक ही मात्रा लगती है जैसे गजेंद्र और महोत्सव, और री मिलकर अर हो जाता है जैसे महर्षि राजर्षि सप्तऋषि ग्रीष्म ऋतु। ये शब्द याद रख लेना। आगे चलते हैं। तीसरी संधि है वर्दी संधि, नाम से स्पष्ट है वर्दी हो रही है, तो जब ए आ के बाद अब ई उ और री तो आ गई थी गुण संधि के अंदर, अब तीसरी आई है वर्दी संधि। अब जब उ सब सल्ट गए, ए भी आ गया, उसके आगे क्या आता है, आई ए या आई आता है। तो जब ए आ के बाद ए आए या आई आए तो दोनों के मेल से आई बन जाएगा, ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाएगा। ध्यान से देख लेना दोबारा। देखो वर्दी संधि क्या होती है, जब ए आ के बाद ए आई आ जाए तो दोनों के मेल से आई हो जाएगा, ओ औ आ जाए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। देखो ए के साथ ए मिलेगा तो आई हो जाएगा, ए के साथ आई मिलेगा तो भी आई हो जाएगा, आ के साथ ए मिलेगा तब भी आई हो जाएगा, आ के साथ आई मिलेगा तब भी आई हो जाएगा। होना आई ही है। ए के साथ ओ मिलेगा तब भी ओ औ होगा, आ के साथ ओ मिलेगा तब भी औ होगा, ए के साथ औ मिलेगा तब भी औ होगा, यानी या तो आई आएगा या औ आएगा। अब देखो वर्दी संधि की एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखना। जैसे गुण संधि में क्या थी, ऊपर एक मात्रा लगती है, वर्दी संधि में ऊपर दो मात्रा लगती है। जिस भी शब्द में आपको ऊपर दो मात्रा लगी हुई दिखे तो आप एक पल के ये सोचना कि इसमें या तो वर्दी संधि हो सकती है। एक मात्रा लगी हुई मिले तो आप सोचना इसमें गुण संधि हो सकती है। आ की ध्वनि मिले, बड़ी ई की ध्वनि मिले, उ की मिले तो आप सोचना इसमें दीर्घ स्वर संधि हो सकती है। तो वर्दी संधि क्या होती है, इसमें दो मात्रा लगती है ऊपर, या तो आई की लगेगी या औ की लगेगी। जैसे देखो उदाहरण देख लो, एक प्लस एक, कैम में क्या आ रहा है, ए है, तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो एक प्लस एक क्या हो जाता है, एक एक हो जाता है। सदा प्लस एव क्या हो जाता है, सदैव हो जाता है। परम प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाता है, परमेश्वरीय हो जाता है। ऐश्वर्य में देखो ये ऐसे ही आता है, ऊपर आई ही आती है, याद रख लेना। परम प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाता है, परमेश्वरीय हो जाता है। परम प्लस ओज क्या हो जाता है, परमोज हो जाता है। महा प्लस औसत क्या हो जाता है, महोषध हो जाता है, यानी डबल मात्रा। देखो एक एक सदैव परमेश्वरीय परमोज महोष सब में क्या आ रही है, ऊपर दो मात्रा देखने को मिल रही है। आपको जब भी दो मात्रा देखने को मिले वहाँ वर्दी संधि होती है। बड़ा इजी टॉपिक है वैसे संधि, कितना इजीली हम इसको सीख रहे हैं। और देख लो, हित प्लस एसी क्या हो जाता है, हितैषी हो जाता है। पुत्र प्लस ऐसना क्या हो जाता है, पुत्रैसना हो जाता है। लोक प्लस ऐसना क्या हो जाता है, लोकेशना हो जाता है। ये रहा सौ प्लस ऐच्छिक, ऐच्छिक में भी आई आता है। सौ प्लस ऐच्छिक क्या हो जाएगा, डबल मात्रा वाला आएगा, स्वैच्छिक हो जाएगा, जो शब्द शुद्धि के अंतर्गत पूछा जाता है। वर्दी संधि अच्छे से याद हो गया। क्या है वर्दी संधि में दो मात्राएं आती है, या तो आई की मात्रा आती है या औ की मात्रा आती है। हितैषी, पुत्रेशना, लोकेशना, स्वैच्छिक, प्रमोज, महोषध, एकक, सदैव, परमेश्वरी, ये होती है वर्दी संधि। अच्छे से समझ चुके होंगे कि वर्दी संधि में ऊपर दो मात्रा आती है, या तो आई की आती है या औ की आती है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है स्वर संधि का, यण संधि। देखो यण संधि बहुत इजी संधि है। ये जैसे गुण संधि आई थी ना, उसकी उल्टी होती है। गुण संधि थी उसकी उल्टी ही क्या होती है, यण संधि होती है। देखो कैसे होती है, यदि
इतनी बार तो क्या आ रहा था, ए आ के बाद में कोई आ रहा था। अब देखो ई सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा या ऊ आ जाएगा या क्या आ जाएगा, री आ जाएगा। ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई तो किस में बदल जाता है, ये में बदल जाता है, और ऊ किस में बदल जाता है, ये वह में बदल जाता है, और री का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा ये व रे में लग जाती है। दोबारा देख लो, यण संधि में क्या होता है, ई ऊ यह री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई तो किसमें, ये में बदल जाएगी, और ऊ किसमें, व में बदल जाएगा, और री है वो रे में बदल जाएगी। साथ ही बाद वाले जो शब्द के पहले स्वर की मात्रा है वो ये व या रे में लग जाती है। कैसे लगती है, मैं बात कर लेते हैं। देखो ई के साथ ए मिलेगा, ई के साथ अगर ए मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अगर ई के साथ आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ई के साथ ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ई के साथ अगर ए मिल गया तो ये हो जाएगा। समझ चुके होंगे कि किस प्रकार स्वर की मात्रा लगती है। यानी ई के साथ ए मिलेगा तो यह हो जाएगा, ई के साथ आ मिलेगा तो या हो जाएगा, ई के साथ ऊ मिलेगा तो यू हो जाएगा, और ई के साथ ए मिलेगा तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार ऊ की बात कर लेते हैं। ऊ के साथ ए मिलेगा तो वह हो जाएगा, ऊ के साथ आ मिलेगा तो वाह हो जाएगा, ऊ के साथ ए मिलेगा तो वे हो जाएगा, और ऊ के साथ ई मिलेगी तो वी हो जाएगी। यानी जैसा स्वर लगता है वैसा ही यह और वह के लगा देना। आगे देखो, री के अगर आ लगता है तो रा हो जाता है। कैसे लगता है, देखो री वाला बता देता हूँ दोबारा। देखो पितृ प्लस आज्ञा का बनता है, पित्राज्ञा बनता है। जैसे हमने गुण संधि में महर्षि राजर्षि शब्द किए थे ना, इसी प्रकार यण संधि उसकी उल्टी होती है। तो इसके भी ये री वाले शब्द आप याद ही रख लेना कि किस प्रकार के शब्द बनते हैं। देखो पितृ प्लस आज्ञा होता है, ये पित्रा प्लस आज्ञा नहीं होता है, पित्राज्ञा। ये पितृ प्लस आज्ञा होता है, पित्राज्ञा। यानी ये देखो पित्रा, इस प्रकार का पित्रा प्लस आज्ञा, क्योंकि ये कोई दीर्घ स्वर संधि नहीं है, ये इसमें पित्राज्ञा में यण संधि होती है, इसलिए इसमें पितृ प्लस आज्ञा होता है, तो इसमें पित्राज्ञा बनता है। अब देखो हम नियम समझ चुके हैं, या तो यह बन जाएगा या वह बन जाएगा या रे बन जाएगा। अब देखो यण संधि की शॉर्ट में ट्रिक बता देता हूँ। इसमें यह वह रे के पहले आधा शब्द आता है। जब भी आपको शब्द आए उसमें यह वह रे मिले और उसके रे वाला तो आप भूल जाओ, रे में तो ये पित्रा के जैसे त्रा मिलेगा आपको, त्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यह और वह, अगर आपको यह और वह मिलते हैं और यह और वह के अगर पहले जो वर्ड आ रहा है या शब्द आ रहा है, जो वर्ण आ रहा है, वो अगर आधा आ जाए तो वहाँ होती है यण संधि। यहाँ देखो स्वागत, वह के पहले जो शब्द स है वो आधा आया है ना। यहाँ अत्यधिक, यह के पहले जो शब्द त आया है वो कैसा आया है, आधा आया है। यानी जहाँ यह और वह के पहले आधा शब्द आ जाए वहाँ यण संधि होती है। कुछ भी याद नहीं रखना, सूत्र अलग बात है। जहाँ यह और वह के पहले आधा शब्द आ जाए वहाँ यण संधि होती है। ये ट्रिक आप तो याद रखना। स्वागत और अत्यधिक में कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। अब हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो इति प्लस आदि, ई और आ मिलकर क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ये तय तो आधा हो जाएगा क्योंकि यह आएगा, यह का इसमें आगमन होता है तो आ की ध्वनि लगेगी, तो इति प्लस आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि। दूसरा देखो नदी प्लस आगम क्या हो जाता है, नद्यागम हो जाता है। अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम क्या हो जाएगा, यू की ध्वनि आएगी क्योंकि ऊ की ध्वनि आ रही है तो अत्युत्तम हो जाएगा। प्रति प्लस एक, एक ही आ रही है तो प्रत्येक, देखो प्रति प्लस एक क्या बन जाता है, प्रत्येक बन जाता है। सु प्लस अच, एक ही ध्वनि आ रही है तो सु प्लस अच क्या हो जाएगा, ऊ आया है तो वह बन जाएगा, सु प्लस अच बन जाएगा स्वच्छ। यहाँ देखो सु प्लस आगत क्या होता है, स्वागत होता है। आप तो एक स्वागत वर्ड याद रखो, एक इत्यादि या अत्यधिक याद रख लो, एक वह का याद रख लो, एक यह का याद रख लो। ये दोनों जिसी प्रकार बन रहे हैं उसी प्रकार और भी कितने भी शब्द उनको बनाते जानना। जैसे स्वागत का क्या होता है, सु प्लस आगत, ऊ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, उ तो बन जाएगा वह, तो वह बन गया। यहाँ आ है तो वह के भी क्या लगा दो, वाह बना दो, तो सु प्लस आगत क्या हो जाता है, स्वागत हो जाता है। अनु प्लस ऐसण क्या हो जाता है, अन्वेषण हो जाता है।
समझ में आ गया। यह और वह, जिससे यह और वह के जब भी पहले शब्द आधा आ जाए वहाँ यण संधि होती है। देख लो शब्द में पहला आधा आ रहा है यह और वह के पहले। दोबारा देख लो, इति प्लस आदि होता है इत्यादि, नदी प्लस आगम होता है नद्यागम, अति प्लस उत्तम होता है अत्युत्तम, प्रति प्लस एक होता है प्रत्येक, सु प्लस अच होता है स्वच्छ, और सु प्लस आगत बनता है स्वागत, अनु प्लस ऐषण बनता है अन्वेषण। अब जो री बनता है र वो देख लेते हैं। पितृ प्लस आज्ञा बनता है पित्राज्ञा, पितृ प्लस आदेश बनता है पित्रादेश, पितृ प्लस अनुमति बनता है पित्रानुमति। ये पित्रा नहीं होता है, देखो पित्र अनुमति ही होता है, क्योंकि यहाँ ऐ लग रहा है, आ की ध्वनि नहीं थी, वरना तो ये पित्रा हो जाता। इन दोनों में आ की थी ऊपर तो पित्राज्ञा या पित्रादेश बना। ये पितृ प्लस अनुमति था इसलिए पित्र अनुमति ही बना है, याद रखना। पितृ प्लस ऐसना पित्रेसना, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, और मातृ प्लस इच्छा मातृइच्छा। यानी जैसी ही ध्वनि आगे है वैसी ही आपको इसको त्रय बना देना है, और उसकी जो आ आए तो आ कर दो, ई आए तो ई कर दो, कुछ भी नहीं करना। री को क्या बनाना है, त्रय बना दो आप, और उसमें कुछ नहीं है। पित्राज्ञा दो, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति, पितृ प्लस ऐसना पित्रेसना, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, और मातृ प्लस इच्छा मातृइच्छा। और यह और वह वाले, यह और वह के तो पहले जो अक्षर आएगा वो आधा आएगा। देखो इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस आगम नद्यागम। स्वागत का याद रखना, सु प्लस आगत। देखो सु में किसकी ध्वनि आ रही है, ऊ की आ रही है, आगे क्या है आ है। अब देखो ये स तो आधा हो गया, और ऊ की ध्वनि वो क्या बन गई, वह बन गई, और आगे था आ तो आ किसकी ध्वनि लग गई थी, वह की वाह हो गया, तो सु प्लस आगत होता है स्वागत। इस प्रकार आपको बनाने हैं यण संधि। याद रख लेना, यह वह के पहले शब्द आधा आता है और रे बन जाता है री। समझ चुके होंगे यण संधि को बहुत अच्छे से। आप आगे चलते हैं। अब लास्ट संधि है अयादि संधि। ये भी बहुत इजी है, ये आप वर्ती संधि का उल्टा मान सकते हो। जब ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जब ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक का तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। एक का तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। एक का तो आई, ए का तो आई हो जाता है, आई का क्या होता है, आय हो जाता है। तो ओ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। औ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ध्यान से दोबारा देख लो, ए और ए मिलते हैं तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। किस प्रकार, देखो ने में क्या है, ए आ रहा है, ने प्लस अन, ने ए और ए मिलकर यह बन जाएगा यानी आई, तो ने प्लस अन मिलकर क्या हो गया, नयन हो गया। ए यह बन जाता है नयन ए यन। आई प्लस ए आय बनता है, तो नई प्लस अक क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। देखो ओ प्लस ए औ बनता है, तो पो प्लस अन क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। औ प्लस ए क्या बनता है, आव बनता है, तो पौ प्लस अक क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा। देखो नयन में किसकी ध्वनि आ रही है, आई, नायक में आय, पवन में औ, और पावक में आव। तो समझ चुके होंगे। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। ओ क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, और औ क्या बन जाएगा, आव हो जाता है। अब इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो अयादि संधि में क्या होती है, ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती, यानी इसके जो भी शब्द आएंगे नयन नायक पवन पावक, इनमें ए आई ओ औ की मात्रा आएगी ही नहीं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसमें जो भी वर्ड आपको देगा एग्जामिनर वो सिर्फ 3 ही अक्षर का शब्द आएगा। जब 3 ही अक्षर का शब्द आए तो आप जरूर सोचना कि इसमें अयादि में कितने वर्ड हैं। देखो अयादि में कितने वर्ड होते हैं, 3 होते हैं। बाकी देखो दीर्घ वर्दी गुण यण सब में 2-2 अक्षर थे, अयादि में 3 अक्षर होते हैं। यानी इसमें जो अक्षर का आप संधि करते हैं वो भी अधिकतम 3 ही अक्षर के होते हैं। जैसे नयन नायक पवन पावक सब में कितने कितने अक्षर हैं, 3 ही अक्षर हैं। जिसमें 3 ही अक्षर होते हैं वो होती है अयादि संधि। और इसमें ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती, क्योंकि इसमें ए किस्म बदल जाता है, आई में बन जाता है, आई किस्म बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, ओ किस्म बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा, औ किस्म बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा। अब दोबारा देख लो अयादि। अयादि का क्या नियम होता है, अयादि यह और वह के पहले पूरा व्यंजन आएगा। देखो यह वह, यह और वह के अगर पहले पूरा व्यंजन आ रहा है जैसे नयन पावन तो क्या है, अयादि है। और यह और वह के अगर पहले आधा व्यंजन आ रहा है तो वहाँ यण संधि है, जैसे स्वागत और अत्यधिक। यण और अयादि में तो हजारों ट्रिक है, देखो कितनी इजी ट्रिक है। अगर यह और वह के पहले पूरा व्यंजन आए तो
अयादि, यह और वह के पहले आधा व्यंजन आए तो यण। अब हमने स्वर संधि की 500 प्रकार कर लिए, सारे आपको याद भी हो चुके होंगे। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी ए और मिलकर आ हो जाते हैं, दोनों ई मिलकर बड़ी ई, दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ। सबको समझ आएगा। दूसरी थी गुण संधि। गुण संधि में क्या होते हैं, ऊपर एक ही मात्रा आती है, जैसे गजेंद्र की एक ही मात्रा आएगी, या महोत्सव में भी ओ की मात्रा आएगी, ए और ओ, या री बन जाता है वो महर्षि राजर्षि जैसे शब्द। तीसरा क्या था, वर्धी संधि। वर्धी संधि में दो मात्रा वाले आते हैं, या तो जैसे एकक ऐ की मात्रा आएगी या औ की मात्रा आएगी, ऐ की आएगी या औ की, दो दो मात्रा आती है। फिर एक बच गई अयादि, एक बच गई यण, यानी यह और वह के पहले पूरा व्यंजन आए तो अयादि, और यह और वह के पहले आधा व्यंजन आए तो यण संधि। देखो 5 लाइनें हैं, पूरी संधि कंप्लीट है। आज की संधि टॉपिक है, संधि जो हिंदी का टॉपिक है वो एक सबसे हार्ड टॉपिक होता है और सबसे लेंथी टॉपिक होता है। आप शॉर्ट नोट्स के रूप में आज की क्लास के नोट्स ज़रूर बनाएं और उन्हें आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें। आपकी ये संधि इतनी रट जाएगी कि आपको संधि सबसे ईजी लगने लगेगी। आप इस क्लास के नोट्स बना लेना, या कोई बड़ी क्लास नहीं रहने वाली है, छोटी सी क्लास रहने वाली है। लास्ट टाइम में आपके कम से कम आपके 2 पेज में ये नोट्स बन जाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरी संधि की तरफ। दूसरी संधि है विसर्ग संधि। हम व्यंजन संधि को सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। दूसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग, देखो विसर्ग का चिन्ह सबको पता है। विसर्ग के स्थान पर स्वर या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की तो ऐसी ट्रिक है कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। जिस प्रकार हमने स्वर संधि की ट्रिक के साथ की है, इसी प्रकार हम विसर्ग संधि को भी ट्रिक के साथ कर लेंगे। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब मेरी ये ट्रिक है, इसको आप ध्यान से देखना। विसर्ग संधि, इसमें देखो 5 ही बातें होती हैं, बस इसी चित्र के आधार पर आप पूरी विसर्ग संधि कर लोगे। इसके अलावा कुछ नहीं है विसर्ग संधि में। ध्यान से देखो, इसमें देखो 1 2 3 4 5 ही इसमें बातें होती हैं। पहला तो इसमें क्या आएगा, पहला स है वो आधा दिखेगा। दूसरा इसमें क्या बात है, दूसरा स आधा बन जाएगा। तीसरा इसमें क्या है, तीसरा स भी आधा बन जाएगा। यानी तीनों तो स हैं वो आधे आधे आते हैं इसके अंदर, तीनों स ही आधे आते हैं। कौन सी संधि के अंदर, विसर्ग संधि के अंदर। 3 ट्रिक तो याद हो गई, 3 नियम। चौथा है ये देखो ऊपर वाला इसमें दे रखा है, ऊपर वाला इसमें क्या है, ऊपर की तरफ रह लगता है। ऊपर की तरफ रह लगेगा, वो कौन सी संधि में लगेगा, लगभग विसर्ग संधि में लगेगा। क्योंकि देखो इसमें विसर्ग में देखो स आ रहा है बीच में, यानी एक तो नियम है इसके स वाले, तीनों स का नियम है, तीनों स आधे आएंगे। और ग के ऊपर रह लग रहा है ना, तो इसमें एक रह वाला नियम है। दोनों इस विसर्ग नाम में ही है, सारा कुछ इस विसर्ग नाम में ही रखा हुआ है। यानी स बीच में आ रहा है, यानी तीनों स कैसे आएंगे, आधे आएंगे। ऊपर रह लग रहा है तो रह वाले जो शब्द आएंगे वो किस में आएंगे, विसर्ग में आएंगे। और लास्ट में देखो ये ओ की मात्रा, विसर्ग में ओ की मात्रा आती है, या तो तीनों स आदि आएंगी, या ऊपर रह लगा हुआ मिलेगा आपको शब्द में, या फिर ओ की मात्रा मिलेगी। बस यही 5 है। इन सब में क्या करना है, ये 5 शब्द किस में बदल जाते हैं, विसर्ग में बदल जाते हैं। यानी जब उसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये स ऊपर वाला रह और ओ की मात्रा किस में बदल जाएगी, विसर्ग में बदल जाएगी। और ये विसर्ग जब हम इसको संधि करेंगे तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, या तो ओ में बदलेगा, या र में बदलेगा ऊपर वाले में, या तीनों स आधे हो जाएंगे। बस 5 ही नियम है, ये पूरी हो गई है संधि। अब आप देखेंगे इतनी जल्दी कैसे हो गई, न कोई उदाहरण न हम सारे कुछ करने वाले हैं, लेकिन ये ट्रिक इतनी ही थी, इसके आधार पर ये पूरी हो चुकी है। देखो तीनों से आधे आएंगे, ऊपर रह लगेगा, ओ की मात्रा आएगी, और ये सारे किस में बदल जाते हैं, विसर्ग में बदल जाते हैं। सबको याद हो गया, आप कॉपी में लिख लेना। जब हम उदाहरण करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमने विसर्ग संधि को एक ट्रिक के माध्यम से तो समझ लिया है, अब हम दूसरी ट्रिक के माध्यम से भी विसर्ग संधि को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। अब सबसे पहले आप देखो, एक तो होता है अघोष वर्ण, एक होता है घोष वर्ण। ये आप जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखो एक तो होता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 में कौन कौन शामिल है, देखो स के साथ 13 होते हैं। अब देख लो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, क का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग, त का वर्ग और प का वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर। देखो क ख हो गया, च छ हो गया, ट ठ हो गया, त थ हो गया और प फ हो गया। यानी 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के 2 प्रथम अक्षर, यानी पहला और दूसरा। 10 तो ये हो गए, और 3 इसमें है स, तीनों ही स हैं। टोटल मिला के कितने हो गए, 13 हो गए।
और जो बाकी बच गए ना, जितने व्यंजन बच गए, जितने स्वर होते हैं, सारे स्वर और जितने व्यंजन बच गए वो सारे घोष वर्ण होते हैं। आपको याद, घोष वर्ण तो सारे ही होते हैं। अब आपको याद रखना है अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। अघोष सिर्फ कितने होते हैं, 13 होते हैं, जिसमें 5 वर्ग के दो दो यानी पहले दूसरे, यानी कैक है, चैच है, टैट है, तैत है और पैप है, और स, ये होते हैं अघोष। आपको बस इतना याद रखना है अघोष कौन से होते हैं और घोष कौन से होते हैं। इसमें भी आपको यही याद रखना है कि अघोष कौन से होते हैं। अघोष कितने होते हैं, 13 होते हैं, याद रह जाएंगे। अब देखो, अब सारे नियम लगा देंगे हम घोष और अघोष के आधार पर। अब देखो पहला नियम, देखो विसर्ग संधि का पहला नियम है ए। इसमें देखो 13 को छोड़कर, यानी अघोष व्यंजन को छोड़कर अब विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में प्लस में क्या आए, कोई भी घोष वर्ण आए। जब विसर्ग के बाद में कोई भी घोष वर्ण आए तब क्या हो जाता है, ए किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। यानी विसर्ग के बाद में कोई भी घोष वर्ण आए तो ए किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। देखो ई उ, ई आए या ऊ आए फिर विसर्ग आए तो वो किस में बदल जाएगा, वो र के अंदर बदल जाएगा। यानी विसर्ग के बाद में कोई भी घोष वर्ण आए, पहली ट्रिक क्या है, विसर्ग के बाद में कोई भी घोष वर्ण आए, यानी इन 13 के अलावा कुछ भी आ जाए, यानी कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैप है और स, ये नहीं आना चाहिए। इनके अलावा कोई भी अक्षर आ जाए तो ए तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। अगर ई ऊ के बाद में विसर्ग है तो ये ई ऊ किस में बदल जाएगा, ये र के अंदर बदल जाएगा। बस यही नियम है। अब देखो जैसे बही प्लस गमन, अब यहाँ तो क्या आ रहा है, ग आ रहा है, यानी ये कोई घोष वर्णी है, अघोष तो नहीं है, क्यों, अघोष तो क्या होता है, कै और खई होता है। तो बही ई के बाद में विसर्ग लगा हुआ है तो ई किस में बदलता है, र में बदलता है। तो बही प्लस गमन, बही गमन लिख दिया, जो र बना था वो ग के ऊपर लगा दिया। ये रे वाले आप देख ही लो इधर साथ में ही। आयु प्लस वेद, देखो आयुर्वेद। ज्योति प्लस मय, ज्योतिर्मय। चतु प्लस दिशि, चतुर्दिश होता है, ये थोड़ा याद रखना, दिशि दिश में बदल जाता है। आशी प्लस वचन, आशीर्वचनम। धनु प्लस दारी, धनुर्धारी। यानी सब में ऊपर क्या लग रहा है, रे लग रहा है। हमने जो पहली ट्रिक पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ा था ना कि ऊपर वाला रे कौन सी संधि में लगता है, विसर्ग में लगता है। किस प्रकार लगता है वो आप यहाँ देख लो, क्योंकि जब भी ई और उ के साथ में कोई घोष वर्ण आता है तो वो र में बदल जाता है। आयु प्लस वेद, आयुर्वेद हो जाएगा। ज्योति प्लस में, ज्योतिर्मय हो जाएगा। चतु प्लस दिशि, चतुर्दिश हो जाएगा। आशी प्लस वचन, आशीर्वचन हो जाएगा। धनु प्लस धारी, धनुर्धारी हो जाएगा। अब एक बच गया ओ वाला, ए कब ओ में बदलेगा, यानी कोई भी, देखो मन प्लस अविराम, मन की पहले क्या है, ए प्लस विसर्ग है तो आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए इसमें भी ए आ रहा है। यानी सारे स्वर क्या होते हैं, सारे स्वर तो घोष वर्ण होते हैं। तो कोई भी विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए, लेकिन विसर्ग से पहले क्या आए, ए आए। देखो विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ए आ जाए तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। और विसर्ग के पहले क्या, इसमें क्या आया था, पहले ई आया था या उ आया था, ई और उ आया था वो तो बदल गया र में। लेकिन अगर ए आ जाए विसर्ग से पहले वो बदल जाता है ओ में। देखो मन प्लस अविराम क्या हो जाएगा, मनोविराम हो जाएगा। यश प्लस अभिलाषा क्या हो जाएगा, यशोभिलाषा हो जाएगा। तप प्लस वन हो जाएगा, तपोवन। अध प्लस गामी हो जाएगा, अधोगामी। अंतत प्लस गत्वा हो जाएगा, अंततो गत्वा। और मन प्लस विज्ञान हो जाएगा, मनोविज्ञान। देखो विसर्ग के पहले सब में क्या है, ए है, आगे कोई ना कोई घोष वर्ण है, तब ए किस में बदल गया, ओ में बदल गया। यानी मनोविराम, यशोभिलाषा, तपोवन, अधोगामी, अंततो गत्वा और मनोविज्ञान। मन है प्लस विज्ञान क्या हो गया, मनोविज्ञान हो गया। यानी हमने वो 5 नियम पढ़े थे, स वाले, और एक तो र वाला पढ़ लिया, एक ओ की मात्रा आती है, इन सब में ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है या र आ रहा है तो आप देखना इसमें विसर्ग संधि तो नहीं है। तो विसर्ग संधि इसमें ओ और र में दोनों में क्या नियम लगता है, इनमें लगता है अगर ए के बाद में विसर्ग है और कोई घोष वर्ण है तो ओ में बदल जाएगा। और ई उ के बाद में कोई विसर्ग है तब बाद में कोई घोष वर्ण है तो वो र में बदल जाएगा। समझ गए दोनों ट्रिक। आगे चलते हैं, आगे देखना। ए के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखो अगर ए आए, ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में अन्य स्वर भी एक घोष वर्ण ही होता है, लेकिन ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए तो उसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। देखो अतः प्लस एव क्या हो गया, अतः एव हो गया। यश प्लस इच्छा क्या हो गया, यश इच्छा हो गया। इसमें सिर्फ विसर्ग हट जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। जब अतः में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए के आगे विसर्ग है, आगे ए और ई आ रहा है, यानी
ए के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ए के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः प्लस एव अतएव और यश प्लस इच्छा यश इच्छा। पहला नियम तो था जब विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो इसमें दो ही ट्रिक पड़ी, या तो रह लग जाएगा या ओ की मात्रा आ जाएगी। दो नियम पढ़े। अब हम पढ़ते हैं विसर्ग के बाद में जब अघोष व्यंजन आ जाए, यानी विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, अघोष व्यंजन आ जाए, जो कितने होते हैं 13 होते हैं। यदि विसर्ग के बाद में च या स आता है, देखो च या क्या आता है, स आता है, तो विसर्ग स हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद में च आ जाए या स आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो स ही बन जाएगा। च किस में बन जाता है, स में बन जाता है, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। देखो यश प्लस शरीर, तो ये जो विसर्ग क्या बन गया, ये आधा स बन गया, तो विशेष यश शरीर हो गया। पुन प्लस च आया है तो पुन इसमें आधा स और आ जाएगा, जो पहला स है। तप प्लस चर्या तपश्चर्या। दोबारा देखो, यदि विसर्ग के बाद में च आए या तालव्य स आता है तो विसर्ग स हो जाता है। तो यश प्लस शरीर यशस शरीर, पुन प्लस च पुनश्च, तप प्लस चर्या तपश्चर्या। यानी जब च आ जाए तो च में क्या बन जाता है, ये च या स आ जाए तो ये आधा स बन जाता है। दूसरा देखो, यदि विसर्ग के पहले ई और उ स्वर हो, विसर्ग के पहले क्या हो, ई और उ स्वर हो, और उसके बाद में क्या आ जाए, क आ जाए, ख आ जाए, ट आ जाए, प आ जाए, फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य स हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले क्या है, ई और उ स्वर होना चाहिए, उसके बाद में क आ जाए, ख आ जाए या प फ आ जाए। ये देखो, ये ट तो किस में बन जाएगा, जैसे च बना था, च तो किस में बन गया, पहला स आता। फिर दूसरी लाइन क्या आती है, ट वाली आती है, तो ट क्या बन गया, ये दूसरा स आधा बन जाता है। लेकिन क ख और प फ भी अगर ई और उ स्वर आ जाए तो ये भी इसमें दूसरे स में बदल जाएंगे। देखो कैसे बदलते हैं, आवी प्लस कार, ई और आगे क्या है, क है, यानी अघोष व्यंजन है, तो क्या बन गया, आविष्कार। देखो दूसरा शब्द आया है। चतु प्लस पाद चतुष्पाद, चतु प्लस पथ चतुष्पथ, बही प्लस कार बहिष्कार। वैसे भी आपको पता है आविष्कार, चतुष्पाद, चतुष्पथ और बहिष्कार में दूसरा सही आता है और आधा आता है, तो ये वही नियम है। हमने पढ़े थे ना 3 साध्य आएंगे, तो पहला हमने पढ़ा पहला साध्य आएगा, दूसरा पढ़ा दूसरा साध्य आएगा, दोनों पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे देखो, यदि विसर्ग के पहले अ आए या आ हो और बाद में त आ जाए या स आ जाए तो विसर्ग स हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले अ और आ हो और बाद में त आ जाए या स आ जाए तो वो तीसरा स आधा हो जाता है। देखो पूर्व प्लस सर क्या हो जाएगा, पुरस्सर हो जाएगा। नमः प्लस ते क्या हो जाता है, नमस्ते हो जाता है। मनः प्लस ताप क्या हो जाता है, मनस्ताप हो जाता है। दोबारा देख लो, पूर्व प्लस सर यानी स आ रहा है, इसमें त आ रहा है, स या त आ जाए तो वो तीसरा स आधा बन जाता है। ध्यान से देखना, पुर प्लस सर क्या हो जाता है, पुरस्सर हो जाता है। नमः प्लस ते क्या नमस्ते हो जाता है। मनः प्लस ताप क्या हो जाता है, मनस्ताप हो जाता है। अब आगे देखो, तीनों से की हम बात कर चुके हैं। अब अघोष से शुरू होने वाले वो शब्द जो संधि नहीं करते, ध्यान से देखना। प्रातः काल, यह काल क्या है, क है, यानी अघोष वर्ण है, अघोष से स्टार्ट है, लेकिन इसके बीच में स तो आ नहीं सकता, इसलिए प्रातः काल ही रहता है। मन प्रसाद का मनो प्रसाद नहीं होता। अधः पतन भी शुद्ध है, ये अधो पतन नहीं होता। मन कामना भी मनोकामना नहीं होता। ये रजकण भी रजोकण नहीं होता। यहाँ नोट दिया हुआ है रज प्लस गुण। देखो रज प्लस गुण क्या बन गया, रजोगुण बन गया, लेकिन रज प्लस कण रजोकण क्यों नहीं बना। ध्यान से देखना, ये देखो रज प्लस कण, इसमें कह तो क्या है, अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण क्या करेगा, अघोष वर्ण तो बीच में स लेकर आएगा, चाहे कोई सा ही स लेकर आएगा, लेकिन स लेकर आएगा तो रजस कण तो होता नहीं, इसलिए रजकण ही रह गया। लेकिन यहाँ गुण, ये ग क्या है, ये घोष वर्ण है। घोष वर्ण क्या करता है, ए को ओ में बदल देता है, तो रज गुण का तो क्या हो गया, रजोगुण हो गया, लेकिन रजकण का रजकण ही रह गया। मन कामना का मनोकामना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए ओ में तो बदलता है, लेकिन वो जब बदलता है जब वहाँ क्या होना चाहिए, घोष वर्ण होना चाहिए, और क क्या है, एक अघोष वर्ण है, इसीलिए मनोकामना एक अशुद्ध शब्द होता है। अधोपतन भी इसीलिए अशुद्ध होता है। शब्द शुद्धि के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि ये अशुद्ध क्यों है। आज पता चला होगा, प्रातःकाल, मनः प्रसाद, अधः पतन, मनोकामना, रजकण, ये शब्द इनमें ओ की मात्रा क्यों नहीं आती, क्योंकि ये जो वर्ड हैं ये अघोष
वर्ण होते हैं और अघोष होते हैं वो बीच में स लेकर आते हैं, ओ की ध्वनि नहीं लाते। इनमें स बीच में लगता नहीं है, इसलिए यही शुद्ध होते हैं। और रजगुण होता है रजोगुण। अब हमने जो अब तक विसर्ग संधि के दो ही नियम पढ़े, वो दोनों नियम इसके अंदर हैं। देखो पहला हमने क्या पढ़ा, तीन तो स आद्य आते हैं, पहला स, दूसरा स, तीसरा स। आद्य आद्य आते हैं ना, एक र की मात्रा आती है, ऊपर एक ओ की मात्रा आती है। अगर शब्द के अंदर ये कुछ भी दिखे, यानी तीनों से आद्य दिखे, ऊपर र की मात्रा दिखे या ओ की मात्रा दिखे, तब आप एक बार सोचना कि इसमें विसर्ग संधि हो सकती है। अगर ये पांच चीज आपको नजर नहीं आती शब्द के अंदर, तो आप भूल जाना कि इसमें विसर्ग है। तो ये पांचों किस में बदलते हैं, विसर्ग में बदल जाते हैं। अब देखो विसर्ग के बाद में च और स आ जाए तो किस में बदलता है, स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद में ट और स आ जाए तो स में, देखो च के बाद में ट आ रहा है। विसर्ग के बाद में त और स आ जाए तो तीसरी आद्य स में बदल जाता है। तीनों याद हो जाएंगे। विसर्ग के बाद में च और स आए तो पहला स, ट और स आए तो दूसरा स, त और स आए तो तीसरा स। अब समझ चुके होंगे। आगे देखो अगर ई या ऊ आ जाए, उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में क, ख, प, फ, यानी कोई भी अघोष वर्ण है, तो वो दूसरे स में बदल जाएगा। लेकिन ए आ है और उसके बाद में क, ख, प, फ है, तो वो तीसरे स में बदल जाएगा। बस इतने ही नियम थे इसके, यानी पांच चीजें तो ऊपर वाली याद रख लो। स तीनों तो स आएंगे और ऊपर र की मात्रा आएगी या ओ की मात्रा आएगी। समझ गए। ओ और र की मात्रा कब आएगी, जब उसके आगे कोई घोष वर्ण आएगा, यानी कोई भी घोष वर्ण आ जाए तब क्या आएगी, या तो र लगेगा या ओ की मात्रा लगेगी। अब स कब लगेंगे, जब उसके आगे क्या आएगा, कोई ना कोई अघोष व्यंजन आएगा। अब देखो च और च आ जाए तो स लगा दो, ट आ जाए तो दूसरा स लगा दो, त आ जाए तो तीसरा स लगा दो, और खुद का आने पर तो खुद का लगता ही है। अब देखो ई या ऊ के साथ क, ख, प, फ आ जाए तो दूसरा स लगा दो। ए या आ के साथ क, ख, प, फ आ जाए तो तीसरा स लगा दो। इसी के साथ दो ही नियम है, अघोष घोष, या इस एक चित्र के आधार पर आप इसको नोट्स के तौर पर रख लेना। थोड़ी सी ध्यान से दो बार पढ़ना, दो एक दिन, आपकी विसर्ग संधि कभी गलत नहीं होगी। आई होप आपको आज की ट्रिक तो बहुत शानदार लग रही होगी। अब हम चलते हैं। अब देखो हमने 5 स्वर संधि की ट्रिक पढ़ी, 2 विसर्ग संधि की ट्रिक पढ़ी, साथ में हमने 2 संधि कंप्लीट कर ली। इन दोनों को हम देख लेंगे कि इसमें विसर्ग है या नहीं है, स्वर है या नहीं है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो तीसरी अपने आप व्यंजन संधि हो जाएगी। दोनों देख ली तो तीसरी क्या बच गई, वो तो व्यंजन संधि ही होनी है। तो अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। आगे चलते हैं। अब हम व्यंजन संधि की बात करते हैं। हमने स्वर संधि के नियम पढ़े, विसर्ग संधि के 2 नियम पढ़े। अगर आप पहले स्वर संधि देखना फिर विसर्ग संधि देखना, अगर वो दोनों ही संधि नहीं है तो वहाँ होगी व्यंजन संधि। तो एक व्यंजक का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी एक व्यंजक का किसी दूसरे व्यंजन से हो जाए, चाहे स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ लेते हैं। पहला नियम देखना, पहला अघोष वर्ण आ जाए प्लस घोष वर्ण आ जाए, यानी सामने घोष होने पर न और मैं को छोड़कर, यानी पहला तो अघोष वर्ण हो और सामने क्या आ जाए, प्लस घोष वर्ण आ जाए। सिर्फ 2 घोष वर्ण छोड़ देना, एक तो न को छोड़ दो, एक मैं को छोड़ दो, और जितने घोष वर्ण है चाहे कोई भी आ जाए, यानी पहला अघोष वर्ण हो उसके बाद में कोई भी घोष वर्ण आ जाए, तब क्या होता है। देखो अघोष जो व्यंजन होता है वो उसी वर्ग के तीसरे घोष व्यंजन में बदल जाता है। यानी जो पहला अघोष वर्ण आता है वो उसी वर्ग के तीसरे घोष व्यंजन में बदल जाएगा। कैसे, देखो क है, क क्या होता है, एक अघोष वर्ण है, क किस में बदलेगा, ग में बदल जाएगा। च है वो ज में बदल जाएगा, ट है वो ड में बदल जाएगा, त है वो द में बदल जाएगा, प है वो ब में बदल जाता है। यानी अपने ही वर्ग के तीसरे घोष व्यंजन में बदल जाता है, यानी पहले का तीसरा हो जाता है। कब होता है, जब पहला अघोष वर्ण आए और उसके सामने क्या आए, घोष वर्ण आए, सिर्फ न और मैं को छोड़कर। देखो वाक पल क क्या आ रहा है, क क्या है, क एक अघोष वर्ण है और पहला ही है, उसके बाद में ई आ रहा है, ई है क्या, सारे स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो वाक प्लस ईस क्या हो गया, क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। वाक प्लस ईस, क तो ग में बदल गया, ईस ई की मात्रा जुड़ जाएगी ग में, तो वाक प्लस ईस हो गया वागीश। दिक प्लस गज हो गया दिग्गज।
कै का तीसरा क्या होता है, ग होता है। सत प्लस वाणी, तय का तीसरा द होता है तो सदवाणी हो गया है। अच प्लस अंत, एच, च का तीसरा ज होता है तो एच प्लस अंत हो गया है अजंत। जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद होता है जगदानंद। तय का किस मतलब जाएगा, द में और आ की ध्वनि तो जगदानंद होता है। और सप प्लस द, देखो सप प्लस द होता है, प बदल जाएगा तीसरे अक्षर ब में, तो सप प्लस ब होता है द। देखो व्यंजन संधि में जो होता है पहला आता है प्लस से पहले, वो सारे के नीचे हलंत लगा हुआ आपको मिलेगा। बिना हलंत लगा हुआ आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा। मिलेगा उसमें या तो स्वर संधि होगी या इसमें कोई मात्र संयोग होगा। वाक प्लस ईस वागीस हो गया। दिक प्लस गज दिग्गज। सत प्लस वाणी सदवाणी। अच प्लस अंत अजंत। जगत प्लस आनंद जगदानंद। सब प्लस द शब्द। यानी पहला जो अघोष वर्ण है क त च त, ये अपने ही तीसरे व्यंजन में बदल रहा है क्योंकि इनके आगे क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। समझ चुके होंगे। आगे देखना, पहला अघोष वर्ण के साथ अगर घोष में न और मैं आ जाए, हमने न और मैं को छोड़कर बात की थी, अगर न और मैं आ जाए तब क्या करेंगे, तब पहला व्यंजन है ना वो उसी वर्ग के पांचवें अनुनासिक अक्षर में बदल जाता है। वो यानी अपने ही का पांचवा अक्षर हो जाता है, अनुनासिक में बदल जाता है। जब पहला अघोष वर्ण के साथ न और मैं आता है तब पहला व्यंजन उसी वर्ग के पांचवें अनुनासिक अक्षर में बदल जाता है। देखो वाक प्लस मैं आ गया तो कै किसी में बदल जाएगा, हेड में बदल जाएगा तो वार्ड में हो जाएगा, यही शुद्ध होता है। सठ प्लस मास, तय किसी में बदल जाएगा, हेड में बदल जाएगा, हेड पांचवा अक्षर होता है खुद का टै का, तो षणमास हो जाएगा। जगत प्लस नाथ क्या होता है, जगन्नाथ होता है। तय किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, इसीलिए जगन्नाथ में आधा न भी आता है और पूरा न भी आता है। समझ चुके होंगे। अगर पहले अघोष वर्ण के साथ अगर न और मैं आ जाए तो पांचवा अक्षर बन जाता है, और कोई घोष वर्ण आ जाए तो पहले का तीसरा हो जाता है। नियम समझ में आ गया पहला। आगे चलते हैं। अब दूसरा नियम देखो, यदि किसी शब्द का अंत घोष व्यंजन द पर हो, यदि किसी शब्द का अंत किससे हो, घोष व्यंजन होता है द पर हो, और उसके बाद में कोई अघोष व्यंजन आ जाए, यानी किसी शब्द के अंत में तो क्या आए, द आए यानी तीसरा अक्षर आए, और उसके बाद में क्या आ जाए, अघोष व्यंजन आ जाए, यानी कोई भी अघोष आ जाए, पहला या दूसरा आ जाए। ये उल्टा नियम है, लेकिन ये नियम सिर्फ द पर ही ज़्यादा लागू होता है, द के शब्द है ज़्यादा। तो इन द को सीख लेते हैं कि जब द आए यानी अघोष व्यंजन द आ जाए, द के बाद में कोई अघोष व्यंजन आए तो पहला जो घोष व्यंजन है वो अपने वर्ग का अघोष व्यंजन तय बन जाता है। यानी पहला जो घोष व्यंजन क्या होता है, द किसका बनता है, द तीसरा आ गया तो तीसरे का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तय का तीसरा होता है द का पहला हो जाएगा तय, तो वह पहला जो घोष व्यंजन है वो अपने ही वर्ग का अघोष व्यंजन तय बन जाता है। देखो उद प्लस किरण, द आ रहा है ना, द के आगे क्या आ रहा है, क आ रहा है। क क्या होता है, एक अघोष व्यंजन होता है, तो द किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। उद प्लस किरण हो गया उत्कीर्ण। तद प्लस अक्षण हो गया तत् अक्षण। शरद प्लस काल हो गया शरद काल। और उद प्लस तम हो गया उत्तम। उद प्लस तीर्ण हो गया उत्तीर्ण। अच्छे से समझ आया होगा। यानी जब द आ जाए, द के बाद में कोई भी अघोष व्यंजन आए तो पहला जो घोष व्यंजन है वो अपने काल का अघोष व्यंजन तय बन जाता है, यानी द आने पर तय बन जाता है। उद प्लस किरण उत्कीर्ण हो जाता है। तद प्लस अक्षण तत् अक्षण हो जाता है। शरद प्लस काल शरद काल हो जाता है। उद प्लस तम उत्तम हो जाता है। उद प्लस तीर्ण उत्तीर्ण हो जाता है। इसीलिए उत्तीर्ण में भी दोनों तय आते हैं, उत्तम में भी दो तय आते हैं, क्योंकि एक द भी क्या बन जाता है, तय बन जाता है। अब तीसरा नियम देखो, दो नियम पढ़ चुके हैं, पहले का तीसरा हो जाता है, तीसरे का पहला हो जाता है, और न और मैं आने पर पांचवा हो जाता है। दो नियम पढ़ चुके हैं। तीसरा देखना, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन को कौन से होते हैं, क च ट त प वर्ग, यानी जो ये पांच वर्ग होते हैं इनके जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं में जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। यानी मैं के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो मैं में जो जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। देखना, अहम, अहम में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है प्लस क, कोई भी स्पर्श व्यंजन है तो अहम प्लस कार क्या हो जाएगा, ये पंचम वर्ण बन जाएगा या
अनुस्वार में बदल जाएगा। तो अहम प्लस कार क्या होता है, अहंकार होता है। ये मैं क्या बन गया, अनुस्वार बन गया ऊपर जाकर, या ये पांचवा वर्ण भी बन सकता था। आगे देखो, किम प्लस चित क्या होता है, किम प्लस चित होता है किंचित, ऊपर अनुस्वार लग गया। सम प्लस गम का क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। सम प्लस तोष क्या होता है, संतोष होता है। अपवाद देखना, सम प्लस कृत ये संस्कृत बन जाता है, इसमें से भी आ जाता है। सम प्लस कृति संस्कृति, ये दोनों अपवाद है, दोनों को याद रखना। सम प्लस कृत संस्कृत और सम प्लस कृति संस्कृति। आप समझ चुके होंगे। मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आए तो अनुस्वार लगता है। देखो, अहम प्लस कार अहंकार, किम प्लस चित किंचित, सम प्लस गम संगम, सम प्लस तोष संतोष। अपवाद देख लेना, सम प्लस कृत संस्कृत और सम प्लस कृति संस्कृति। आगे चलते हैं 3 नियम के बाद में। इसी का ये नियम है, देखो, यदि मैं के बाद ये रे ले व से है आ जाए, देखो 5 स्पर्श व्यंजन आए तो क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है या 5वां वर्ण हो जाता है। अगर ये रे ले व और से है, ये 4 अक्षर ही होते हैं, 5वां वर्ण होता ही नहीं, तो किसी भी वर्ण का मेल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। वही नियम है, कोई चेंज नहीं है। मैं के साथ कोई भी आए अनुस्वार लगा दो, लेकिन उन 5 में कभी कभी 5वां वर्ण भी लग जाता है। देखो, सम प्लस योग क्या हो गया, संयोग हो गया। सम प्लस वाद क्या हो जाता है, संवाद हो जाता है। सम प्लस रचना हो जाता है, संरचना। सम प्लस हार हो जाता है, संहार। सम प्लस लगन हो जाता है, संलग्न। सम प्लस वत हो जाता है, संवत। और सम प्लस सार हो जाता है, संसार। यानी मैं के बाद में कोई भी अक्षर आए तो मैं का अनुस्वार लगेगा, यानी कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो। देखो, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस हार संहार, सम प्लस लगन संलग्न, सम प्लस वत संवत और सम प्लस सार संसार। 2 नियम आपके समझ में आ चुके होंगे। अब 3 नियमों के बाद चौथा नियम पढ़ते हैं। चौथा नियम देखना, चौथा नियम क्या कहता है, यदि तय या दय। अब एक नियम होता है तय और दय वाला। यदि तय या दय के बाद ल रहे तो तय दय ल में बदल जाता है। देखो, तय या दय के बाद में अगर ल आए तो आधे ल में बदल जाता है। देखो, उत प्लस लात, उस उत प्लस लास क्या बन जाता है, उल्लास बन जाएगा। उद प्लस लेख क्या बन जाएगा, उल्लेख बन जाएगा। यानी द आए चाहे त आए, अगर आगे ल आ रहा है तो आधे ल में बदल जाता है। कोई इजी नियम है। देखो, यदि त या द के बाद ज आ जाए या झ आ जाए तो त या द है ना, वो ज में बदल जाता है। तय या दय के बाद चाहे तो ज आए चाहे झ आए तो वो ज में बदल जाएगा। देखो, सत प्लस जन सज्जन, उद प्लस जटिका उज जटिका। इसमें देखो झ नहीं आएगा, ज आ जाएगा, क्योंकि तय और द आए ना, उसके बाद में अगर चाहे तो ज आए चाहे झ आए, दोनों में ज में बदल जाएगा। सत प्लस जन होता है सज्जन, उद प्लस जटिका होता है उज जटिका। दोनों नियम समझ में आ गए। अगर ल आ जाए तो आधा ल लगा दो और ज और झ आ जाए तो आधा ज लगा दो। अब देखो तीसरा, यदि तय और द के बाद में स आ जाए, यदि तय और द के बाद में स हो तो तय द है ना, वो तो च में बदल जाएगा और जो स आया है वो छ में बदल जाएगा। दोनों देखो, यदि तय और द के बाद में स हो, पहला स हो तो तय या द का तो च हो जाता है और जो पहला स आया है ना वो छ हो जाता है। देखो, उद प्लस श्वास, द के बाद में स आया है पहला, तो उद प्लस श्वास क्या, द तो किस में बदल जाएगा, च में। तो उद का तो क्या हो गया, उच्च हो गया और स बदल गया छ में, तो उच्छ्वास हो गया है। आगे देखना, उद प्लस शिष्ट, उद प्लस शिष्ट क्या हो जाएगा, द बन जाएगा छ और स बन जाएगा छ, तो उद प्लस शिष्ट हो जाएगा उच्छिष्ट। और सत प्लस शास्त्र क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र बन जाएगा, त तो बन जाएगा आधा छ और शास्त्र है वो बन जाएगा छास्त्र, यानी छ में बदल जाएगा। स किस में बदल जाएगा, छ के अंदर बदल जाएगा, तो ये छ शास्त्र हो जाएगा। आप तीनों नियम पढ़ चुके हैं। तय दे के बाद में अगर ल आए तो आधा ल हो जाता है, तय दे के बाद ज और झ आए तो आधा ज हो जाता है, तय दे के बाद अगर पहला स आ जाए तो तय और द का तो आधा च हो जाता है और जो स आ रहा है वो छ हो जाता है। ये उच्छ्वास है ना, उच्छ्वास में ये थोड़ी हलंत भी लगती है, क्योंकि स कौन सा था, स आधा था ना, अब आधा स था तो जो छ आएगा वो भी आधा ही आएगा, तो उच्छ्वास में छ के नीचे हलंत भी लगती है, याद रखना। आगे देखो, यदि तय या द के बाद च या छ ही आ जाए,
यदि तय या दे के बाद या तो च आ जाए या छ आ जाए तो तय दे का च हो जाता है, वही जय वाला है। तय दे किस में बदल जाएगा, आते च में बदल जाएगा। देखो उद प्लस चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र हो जाएगा। ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, तय या दे वाला नियम। यानी तय दे के बाद अगर ल आए तो आधा ल हो जाता है। तय दे के बाद जय और झ आ जाए तो आधा जय हो जाता है। च और छ आ जाए तो आधा च हो जाता है। लेकिन इसके बाद में पहला स आ जाए तो तय और दे तो च में बदल जाएगा आधे में, और स है वो उसका छ हो जाएगा। अच्छे से समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। अब व्यंजन संधि का 5वां नियम देखना, इम्पोर्टेंट नियम तो हो चुके हैं, और नियम देखना। जब पहले पद के अंत में स्वर हो, पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है। यानी पहले पद के अंत में तो क्या हो, स्वर हो, और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो, यानी छ के साथ आधा छ भी आ जाएगा, यानी छ का आगमन हो जाएगा। देखो अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। परि प्लस छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। आ प्लस छादन क्या हो जाएगा, आच्छादन हो जाएगा। यानी अगर स्वर के बाद में छ आ रहा है तो पहले च भी उसके साथ ही आएगा, यानी च का आगमन हो जाएगा। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन। अब छठा नियम देखना, यदि किसी शब्द के अंत में ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, यानी ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो, यानी किसी भी शब्द के अंत में ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और दूसरे शब्द के अंत में पहला स यानी दूसरे शब्द के आरंभ में तीसरा स हो तो स के स्थान पर दूसरा स हो जाता है। देखो अभि प्लस से क्या होता है, अभिषेक होता है। तीसरा स किस में बदल गया, दूसरे से में बदल जाता है। वी प्लस सम क्या हो गया, विषम हो गया। सु प्लस सुप्ति क्या हो गया, सुसुप्ति हो गया। नी प्लस सिद्ध क्या हो गया, निषिद्ध हो गया। यानी दूसरा स है वो जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वो तीसरा बनता है। याद रहेगा कि यदि किसी शब्द के अंत में ए आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तो दूसरे शब्द के आरंभ में तीसरा स हो तो उस तीसरे स के स्थान पर दूसरा स लगा देते हैं। यानी अभि प्लस सेक हो जाता है अभिषेक, वी प्लस सम विषम, सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति, नि प्लस सिद्ध निषिद्ध। यानी जो तीसरा स था वो दूसरे स में बदल गया है। याद रह जाएगा अभिषेक या विषम नाम से आपको। आगे 7वां नियम है जो व्यंजन संधि का लास्ट नियम है। देखो जब री र स के बाद कोई भी स्वर आ जाए, जब कोई स्वर कोई कैवर्गीय कोई पैवर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा य व है में से कोई भी वर्ण आए तो अंत में लगने वाला जो न होता है वो अणय हो जाता है। आप शब्द याद रख लेना, जब भर इसमें र आ रहा है, र के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कोई स्वर आ रहा है तो जो न है अन का वो अणय हो जाता है। भर प्लस अन होता है भरण, भूस प्लस अन होता है भूषण। देखो भर प्लस अन बन जाता है भरण, भूस प्लस अन होता है भूषण। देखो राम प्लस अयन, ए और ए मिलकर आ हो जाते हैं तो रामायण। लेकिन जो रामायण इसमें तो दीर्घ स्वर संधि थी, लेकिन जो न है वो ण बन चुका है, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि भी है। प्र प्लस मान बन जाता है प्रमाण। तो भर प्लस अन भरण, भूस प्लस अन भूषण, राम प्लस अयन रामायण, प्र प्लस मान प्रमाण। यानी री र स के बाद में कोई भी स्वर कैवर्गीय पैवर्गीय अनुस्वार आ जाए या य व है में से कोई भी आए तो जो लास्ट में जो न आता है वो न हो जाता है। वैसे भी आपको पता चल जाएगा जब ऐसे शब्द आएंगे भरण भूषण रामायण प्रमाण कि लास्ट में अण आ रहा है तो कोई न का अण बन गया होगा। इस प्रकार हमने 7 नियमों के अंदर व्यंजन संधि को भी कंप्लीट कर दिया। 5 नियम थे स्वर संधि के। एक बार स्पीडली रिवीजन कर लेते हैं। स्वर संधि क्या थी, देखना स्वर संधि क्या थी। पहली आई थी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे। ए आ मिलेंगे तो आ, ई मिलेगी तो बड़ी ई, ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ। दूसरा क्या पढ़ा था, गुण संधि पढ़ा था। गुण संधि में क्या होता है, ऊपर एक की मात्रा आती है, चाहे तो एक की आ जाए चाहे ओ की आ जाए। जैसे गजेंद्र, गजेंद्र में जे पर एक ही मात्रा है। जैसे महोत्सव, उसमें भी एक ही मात्रा है। जब एक ही मात्रा लगती है वो होती है गुण संधि। इसमें ए आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, ऊ आए तो ओ हो जाता है, और री वाला पढ़ा था, री आए तो अर हो जाता है। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, ये थी गुण संधि। फिर हमने पढ़ी वर्दी संधि, यानी जब ए आ के बाद में ए आई आ जाए,
ओ औ आ जाए तब क्या बन जाता है, एक तो आई बन जाता है या औ बन जाता है। यानी दो डबल ऊपर डबल मात्रा आती है, जब भी ऊपर डबल दो मात्रा आए तो वहाँ होती है वर्दी संधि, यानी ऊपर दो मात्रा आनी चाहिए। अब यण संधि और अयादि संधि, अगर यह और वह के पहले आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि होती है, यह और वह के पहले पूरा अक्षर आ जाए वहाँ अयादि संधि होती है। उसके बाद में हमने विसर्ग संधि पढ़ी। विसर्ग संधि के हमने दो नियम पढ़े, घोष और अघोष के आधार पर। वैसे उसमें हमने एक सारणी के माध्यम से पढ़ा। विसर्ग में हमने देखो एक सारणी पढ़ी, इसमें क्या पढ़ा, या तो तीनों से हैं, पहला से, दूसरा से, तीसरा से वो आधे आएंगे, या उसके ऊपर रह लगेगा, या ओ की मात्रा आएगी, तब क्या हो जाएगा, वो विसर्ग में बदल जाएंगे। सारे नियम पढ़े हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, विसर्ग के बाद में अगर च है तो स में बदल जाएगा पहले में, ट है तो दूसरे स में आधे में, और त है तो तीसरे आधे स में बदल जाएगा। ई या उ के साथ जब क या ख या प फ आता है तो दूसरा स बनता है, और ए आ के साथ जब क ख प फ आता है तो तीसरा आधा स बनता है। ये हमने विसर्ग का नियम पढ़ा था। फिर हमने पढ़ी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने पढ़ा, जब पहला अघोष वर्ण आए और सामने घोष आ जाए तब पहले का तीसरा हो जाता है, क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब, और अगर न और म आ जाए तो अनुस्वार लग जाता है। फिर उल्टा पड़ा, अगर पहले द आ जाए और आगे अघोष आ जाए तो जो द है वो त बन जाएगा, द क्या बन जाएगा, त बन जाएगा। फिर हमने पढ़ा, अगर मैं आ जाए पहले तो और आगे कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार लग जाता है। फिर हमने तय और दय वाले नियम पढ़े। तय दय के बाद में ल आए तो आधा ल हो जाता है, जय और झा है तो आधा जय हो जाता है, च और छा है तो आधा च हो जाता है। लेकिन अगर पहला स आ जाए तो पहले तो तय और दय आदि च में बदल जाएगा, फिर जो स आया है वो भी छ में बदल जाएगा। फिर लास्ट में हमने अनुच्छेद वाला पढ़ा जिसमें च का आगमन हो रहा था। फिर हमने पढ़ा अभिषेक वाला, जिसमें अभिषेक या विषम वाला, जिसमें तीसरा से किसी में बदल रहा था, दूसरे से के अंदर बदल रहा था। लास्ट में हमने पढ़ा न किसी में बदल जाता है, न में बदल जाता है, जैसे भर प्लस अन भरण। इस प्रकार हमने संधि को बिल्कुल ही सरल भाषा में शॉर्ट ट्रिक के साथ कंप्लीट कर लिया है। आप इन शॉर्ट ट्रिक को बिल्कुल परफेक्ट रूप से आपको बताई गई है। आप इसे कॉपी में कहीं न कहीं थोड़े शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लेना, और इसे एग्जाम तक डेली जब भी आपको टाइम मिले 5-7 मिनट पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट पढ़ने की प्रैक्टिस करना। कभी 5 मिनट विसर्ग का नियम पढ़ लो, कभी स्वर का पढ़ लो, कभी व्यंजन का पढ़ लो। 5 मिनट लगेगी, आपका इसका डेली रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ आप इसके नोट्स बना के अलग से रख लेना, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। आई होप आपको ये संधि की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। पहला प्रश्न देखते हैं, हमें एक देखो, सुसंगत विकल्प चुनिए, स्कूल फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें से हमें बताना है सबसे सही ऑप्शन कौन सा है। देखो, मात्रा प्लस मात्रानंद, मात्रा प्लस आनंद, दूसरा देखो जगत प्लस नाथ, तीसरा देखो सत प्लस शास्त्र, तीसरा देखो मही प्लस इंद्र, देखो महेंद्र। अब हम काटते हैं, महेंद्र में कितनी मात्रा है, एक मात्रा है, एक मात्रा है तो कौन सी संधि है, गजेंद्र वाली संधि है, यानी गुण संधि है। तो मही, इसमें क्या होता था, ई प्लस ई नहीं मिलती थी, ई और ई मिलती है तो क्या होती है, दीर्घ होती है। लेकिन एक मात्रा है यानी गुण संधि है, तो इसमें ए आ के साथ क्या मिलता है, ई मिलती है। तो यहाँ मही नहीं, महा प्लस इंद्र होना चाहिए था। महा प्लस इंद्र क्या होता, महेंद्र होता, इसलिए ये तो गलत है। फिर देखो जगतनाथ, जगत प्लस नाथ, ये व्यंजन का मेल है, व्यंजन संधि है। लेकिन देखो जब भी व्यंजन का मेल होता है तो लगभग में क्या लगती है, हलंत लगती है, क्योंकि जगत ये जो तय आता है वो हमेशा आधा आता है, तय दय ये आधे ही आते हैं। तो जगत प्लस नाथ में हलंत और होनी चाहिए थी, तब शुद्ध होता था। बाकी सारा शुद्ध है, क्योंकि तय किसी में बदल जाएगा, न और मैं हो तो तय बदल जाएगा अपने ही 5वें में, तो न में बदल जाएगा। तो जगतनाथ का हो गया जगन्नाथ। लेकिन इसमें हलंत नहीं थी, इसलिए ये भी गलत था। बड़ा छोटा सा टॉपिक था कि इसमें हलंत नहीं थी। हमें तो हलंत का भी ध्यान रखना है संधि के अंदर। आगे देखो मात्रानंद, मात्रा प्लस आ और आ मिलकर आ हो रहे हैं, तो ऐसा नियम नहीं होता है। जो ये त्रय वाला नियम होता है वो हमने पढ़ा है। कौन सा नियम होता है, ये यण संधि के अंदर नियम होता है। यण संधि के अंदर हमने पढ़ा था पितृ प्लस आज्ञा। क्या पढ़ा था हमने, पितृ प्लस आज्ञा पढ़ा था, याद है क्या आपको। देखो पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पढ़ा था हमने, पितृ प्लस आज्ञा, तो वो क्या बना था, पित्राज्ञा बना था। यानी ये जो त्रय वाली ध्वनि आती है वो एण में एण शयन संधि में आती है, तो ये मातृ प्लस आनंद होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, मातृ प्लस आनंद होता तो मात्रानंद बन जाता। ये मात्रा प्लस आनंद नहीं था, यही गलत था। तीनों गलत हो चुके हैं।
ऑप्शन नंबर स सही है, क्योंकि तय देखो सत प्लस शास्त्र, तय के बाद में तय और दय के बाद में अगर स आ जाए तो तय तो बन जाता है आधा च और स बन जाता है छ। तो सत का तो क्या हो गया, सच हो गया, और स किस में बदल गया, शास्त्र, तो शास्त्र, ये बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। इसी प्रकार जब संधि का प्रश्न आए तो आपको एक एक ऑप्शन को बिल्कुल ही ध्यान से करना है। जब आप एक एक ऑप्शन को काटोगे तो आपका प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। आज हमने संधि टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा की है। विस्तार से हमने थ्योरी के साथ हमने बहुत सारी ट्रिकों की चर्चा की है। आपने संधि में अलग से नियम हो सकता है, अलग नियम पढ़े हों, लेकिन ये सबसे शॉर्ट में नियम है और परफेक्ट नियम है। आप इनके साथ संधि का अध्ययन करना, आपका संधि का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। हम एक और शायद क्लास लेके आएंगे, जब भी टाइम मिलेगा संधि की, तब हम संधि में जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कोई 40-50 क्वेश्चन करने वाले हैं। वो 40-50 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि हमें तो संधि तो बिल्कुल परफेक्ट रूप से आने लग गई। लेकिन उससे पहले आप इस क्लास को अपने नोट्स के तौर पर उतार सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये क्लास आपकी तैयारी में बड़ी मदद करेगी। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।